गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एचएसएबी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं और लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयंस के टाइप्स पढ़े थे। उसके साथ साथ हमने जो पियर्सन ने एसिड और बेस को लेकर जो कंसेप्ट दिया था, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब हम कठोर व मृदु अम्ल तथा कठोर व मृदु सार के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम लेते हैं कठोर व मृदु अम्ल एवं सार की विशेषताएं। पहला है कठोर अम्ल की विशेषताएं। इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, इनमें उच्च धनात्मक आवेश होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस जैसा होता है। ये आसानी से ध्रुवित नहीं होते क्योंकि आकार छोटा व उच्च धनात्मक आवेश होने के कारण ये इजीली पोलराइज मतलब ध्रुवित नहीं हो सकते। एक से अधिक कठोर अध्रुवीय प्रतिस्थापी, एक से अधिक कठोर, ठीक है, अध्रुवीय प्रतिस्थापी किसी तत्व को कठोर अम्ल बना सकती है। अब दूसरा है मृदु अम्लों की विशेषताएं। इनका आकार बड़ा होता है। कठोर अम्लों के विपरीत इनके कैरेक्टर्स हैं। इनमें शून्य या निम्न धनात्मक आवेश होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस जैसा नहीं होता। ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं क्योंकि इनका जो आकार बड़ा है और निम्न धनावेश होता है। मृदु ध्रुवणीय प्रतिस्थापी की उपस्थिति इन धनायनों को मृदु अम्ल बना देती है। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं कि हमारी आवर्त सारणी में कौन से कठोर अम्ल हैं, कौन से मृदु अम्ल हैं, और कुछ सीमावर्ती या मध्यवर्ती बाउंड्री लाइन वाले जो कि परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेंगे कि ये कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे या फिर मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। पहला है कठोर अम्ल। देखिए H प्लस, Li, Na प्लस, K प्लस, Be प्लस 2, Ca प्लस 2। इनका आकार छोटा है तथा उच्च धनात्मक आवेश हैं, इसलिए कठोर अम्ल में आते हैं। मृदु अम्लों की बात करें तो Cu प्लस, Ag प्लस तथा Au प्लस, Tl प्लस 2, Hg प्लस 2 वगैरह ये आएंगे मृदु अम्लों में क्योंकि इनका शेप बड़ा होता है तथा निम्न धन आवेश होता है इनके ऊपर तथा ये आसानी से ध्रुवित भी नहीं होते। अब कुछ हैं जो आयंस हैं जैसे कि Fe प्लस 2, CO प्लस 2, Ni प्लस 2, Cu प्लस 2, Zn प्लस 2, जिसके अंदर डी कक्षक पूर्ण पूरित नहीं होता। ठीक है, वो सीमावर्ती या मध्यवर्ती के अंदर आएंगे। ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, अभिक्रिया की परिस्थिति पर, अभिक्रिया की भूमिका पर निर्भर करेगा कि ये कठोर अम्ल में आएंगे या फिर मृदु अम्लों में। नेक्स्ट है, ये इसके कुछ और उदाहरण है अन्य। अगला हमारा है कठोर सारकों की विशेषताएं। ठीक है, कठोर सार की क्या क्या विशेषता है? दाता परमाणु की विद्युत ऋणता। ठीक है, दाता परमाणु की विद्युत ऋणता उच्च होती है, मतलब हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं ये। दाता परमाणु की ध्रुवणता कम होती है। दाता परमाणु का आकार छोटा होता है, ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। दाता परमाणु मजबूती से प्रोटॉन से बंधित रहते हैं। दाता परमाणु पर अध्रुवीय प्रतिस्थापी की उपस्थिति होती है। अब है मृदु सारकों की विशेषताएं। इनकी मृदु सारक की विशेषताएं कठोर सारकों के अपोज हैं या इसके विपरीत होती हैं। जैसे कि दाता परमाणु की जो विद्युत ऋणता है कम होती है, दाता परमाणु की ध्रुवणता अधिक होती है, इनका आकार बड़ा होता है, ये आसानी से ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दाता परमाणु पर ध्रुवणीय प्रतिस्थापी की उपस्थिति होती है। ये हैं कुछ उदाहरण कठोर, मृदु तथा सीमावर्ती सारकों के। जैसे कठोर सारकों के अंदर आएंगे H2O, OH माइनस, F माइनस, P2 माइनस, CH3CO माइनस इत्यादि। तथा मृदु सारक में आएंगे S माइनस 2I माइनस, HI माइनस। अब देख H माइनस में देखिए कि आप कहेंगे कि सर परमाणु का इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर ये H माइनस कैसे इसके अंदर आएगा? क्योंकि
जब इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक बादल होंगे, तो यह मृदु क्षारकों की तरह व्यवहार करेगा। भले ही इसका परमाणु क्रमांक है कि इसके कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आने के कारण ये आभासी कक्षक की तरह, या आभासी धनी इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है सहजीविता या सिम्बायोसिस। सहजीविता या सिम्बायोसिस को जॉर्गेसन ने प्रस्तुत किया था। जो देखते हैं कि जॉर्गेसन के अनुसार किसी अम्ल या सार की कठोरता या मृदुता किसी परमाणु का निश्चित स्वाभाविक गुणधर्म नहीं है। मतलब लिगेंड जोड़ने या हटाने से उसकी मृदुता या कठोरता में परिवर्तन आ सकता है, परंतु उस परमाणु के रासायनिक परिस्थितियों अर्थात उससे जुड़े हुए प्रतिस्थापियों परमाणु द्वारा प्रभावित होती है। जैसे किसी कठोर केंद्र, ठीक है, मतलब कठोर धातु के निकट मृदु और ध्रुवणीय प्रतिस्थापी, ठीक है, जुड़ने से उस केंद्र की कठोरता कम हो जाती है, क्योंकि मृदु अगर लिगेंड आएगा या ध्रुवणीय प्रतिस्थापी उससे जुड़े होंगे तो सेंट्रल मेटल आयंस की जो कठोरता है वो घटती जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार किसी मृदु केंद्र से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी या अध्रुवीय प्रतिस्थापी अधिक संख्या में जुड़ने से उस केंद्र की मृदुता में भी कमी आएगी। ये जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, कठोरता और मृदुता घटने का जो कंसेप्ट है, जो ये घटना है, क्या कहलाती है? सहजीवन। जॉर्गेसन के सहजीवन सिद्धांत के अनुसार मृदु लिगैंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जो स्वयं मृदु लिगैंडों से जुड़े हो, तथा उसी प्रकार कठोर लिगैंड भी उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जो पहले से ही कठोर लिगैंड से जुड़े हो। मतलब समान समान से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। अगर सपोज कोई मान लो पहले कोई सेंट्रल मेटल आयन कठोर लिगैंड से जुड़ा है, तो कठोर लिगैंड उससे जुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाएगा। और अगर कोई सेंट्रल मेटल आयन अगर मृदु या दुर्बल लिगैंड से जुड़ा है, तो मृदु लिगैंड उससे जुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाएगा। इस प्रकार किसी लिगैंड की किसी केंद्र के प्रति यह घटना या यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सहजीवन। सहजीवन की घटना को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए कि अम्लीय बोरॉन मतलब B+3 कठोर तथा मृदु अम्लों का मध्यवर्ती सीमांत अम्ल है, ठीक है। ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि ये कठोर की तरह व्यवहार करेगा या फिर मृदु की तरह, जिसमें 3 कठोर विद्युत ऋणी F- परमाणु को जोड़ने पर यह कठोर लुईस अम्ल बन जाता है। और अगर इसके विपरीत 3 मृदु विद्युत धन्य H+ परमाणु से जुड़ने पर यह मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब यहाँ पे B+3 को अगर हम 3 F- परमाणु से जुड़ जाए, ठीक है, क्योंकि F- हमने देखा है कि सारणी में देखा था कि F- क्या है? कठोर अम्ल है, ठीक है। अगर यहाँ पर B+3 अगर 3 F परमाणु से जुड़ता है तो ये किसकी तरह व्यवहार करने लगता है? कठोर लुईस अम्ल की तरह। और हमने H- का देखा था कि ठीक है, जो कि एक दुर्बल सार के अंदर आ रहा था। इसके अंदर अगर B+3 3 H परमाणु से जुड़ जाए तो ये किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा? दुर्बल अम्ल की तरह। इस प्रकार BF3 कठोर अम्ल NH3 कठोर लिगैंड सार के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर BF3 NH3 यौग उत्पाद बनाता है। अगर BF3 है, अगर इससे NH3 जुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाएगा, क्योंकि NH3 भी एक कठोर लिगैंड सार है, ठीक है। उसी प्रकार BH3 किसके साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति को दर्शाएगा? H- के साथ, क्योंकि ये मृदु लिगैंड है, दुर्बल लिगैंड है, और संयोग करके क्या बनाएगा? BH4-। देखिए ये रिएक्शंस दे रखी हैं कि BF3 अगर NH3 हार्ड एसिड और हार्ड बेस दोनों मिलके हार्ड हार्ड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार BH3 प्लस H- सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आपका उत्पाद बनाएंगे। इस प्रकार BF3 कठोर अम्ल F- के साथ वरीयता से संयोग करेगा, तथा BH3 मृदु अम्ल H- के साथ वरीयता से सहयोग करेगा।
इस मीन्स का सहजीवन का मीन्स ये है कि कठोर कठोर के साथ बंध बनाने की प्रायोरिटी रखता है और मृदु मृदु के साथ बंध बनाने की प्रायोरिटी को शो करे। जैसे अगर इन BF3 के अंदर अगर एक F माइनस और जोड़ा जाए तो क्या बनेगा BF4, और BH3 के अंदर 2H माइनस और जोड़ा तो क्या बनेगा 2BH4 माइनस। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे यौगिक सममित रूप से प्रतिस्थापित होते हैं, ठीक है, असममित रूप से प्रतिस्थापन नहीं होता। मतलब इनके अंदर इनकी सिमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। अतः CF बंध का स्थिर विद्युत स्थायीकरण CF4 से अधिक है। यही तर्क कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतर क्रिया में दिया जाता है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि R2S BF3 है जो कि R2O, ठीक है, मृदु कठोर और कठोर, तो किससे जुड़ेगा ये, कठोर कठोर से जुड़ता है तो R2S इससे अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा R2O BF3 प्लस R2S। सेकेंड एग्जाम्पल है R2O BH3 और R2S है, मतलब कठोर और मृदु, तो मृदु मृदु जुड़ेंगे तो क्या बनेगा R2S BH3 और R2O अलग हो जाएगा जो कि एक कठोर है। तीसरा एग्जाम्पल है कि R2O BH3 प्लस R2S BF3, एक कॉम्बिनेशन है कठोर मृदु का, दूसरा कॉम्बिनेशन है मृदु और कठोर का, तो मृदु मृदु आपस में बंध बना लेंगे तो क्या बनेगा R2O BF3 और R2S BH3। यही कारण है कि प्रकृति मिश्रित प्रतिस्थापी यौगिकों की तुलना में सममित प्रतिस्थापी यौगिकों की वरीयता दी जाती है। सहजीवन के सिद्धांत से बंधक समवायता के आपेक्षिक स्थायित्व को आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखता है COCN5NCS, मतलब मृदु और कठोर का है, और ये किस में बदल मतलब कैसे किस में बदलेगा ये COCN5SCN-3, मतलब जो पहले वाले जो सिमेट्रिकल था वो अनसिमेट्रिकल था, मतलब स्थायित्व तो उसका नहीं था क्योंकि यहाँ पे मृदु और कठोर का कॉम्बिनेशन था। सेकेंड स्थिति हम देखते हैं कि COCN5SCN जो कि मृदु मृदु कॉम्बिनेशन है, इसलिए लिए स्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि COCN5NC-3 कि ये मृदु कठोर का है, तो दूसरे ये किस में चेंज हो जाएगा COCN5CN-3। यहाँ CO+3 एक सीमांत अम्ल है तथा 5 मृदु CN आयनों C के छोर से बंधे हुए हैं के जुड़ने से ये केंद्र को मृदु बना देता है। इसलिए ये केंद्र NCS तथा NC के मृदु छोरों क्रमशः S व C के साथ वरीयता से बंध बनाते हैं, अतः ये संकुल क्या होंगे, स्थायी होंगे। इसका मीन्स यही है, सहजीवन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कठोर और मृदु के कॉम्बिनेशन होते हैं वे अपने से विपरीत लिगेंडों को त्याग कर अपने समान प्रकृति वाले लिगेंडों को ग्रहण करते हैं या उनके साथ बंध बनाकर अपने स्थायित्व के अंदर वृद्धि करते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल में देखते हैं कि RH NH3 5SCN, इसके अंदर S है मृदु और CN क्या है यहाँ पे कठोर है, ठीक है। अब किस में चेंज हो रहा है, देखिए RHNH3 5NCS जो कि एक कठोर कठोर का कॉम्बिनेशन है जो कि एक स्थायित्व प्रदान करता है। सहजीवन का सिद्धांत उन बंधक समन्वयों के आपेक्षिक स्थायित्व को नहीं समझा सकता जिसमें पाई बंधन प्रभाव या फिर त्रिविम प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। सहजीवन केवल और केवल सिंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जिनकी ज्योमेट्री सिंपल होती है, जिनके सिमेट्रिकल स्थायित्व होता है, केवल उनके ही ये व्याख्या करता है। लेकिन अगर किसी के अंदर पाई बंध प्रभाव पड़ता है या फिर स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट त्रिविम प्रभाव होता है तो सहजीवन की ये सिद्धांत उनको नहीं समझा पाता। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम इसके आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पाई बंधन सिद्धांत और त्रिविम प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे कि त्रि के जो सहजीवन का जो सिद्धांत है इनके बारे में व्याख्या कैसे नहीं करता।